साथियों, आज बहुत ही फक्र के साथ मैं आज के मेहमान श्री वशिष्ठ जी को आपके सम्मुख पेश कर रहा हूं। मुझे इस बात का भी फक्र है कि श्री राजेश्वर वशिष्ठ मेरे विद्यार्थी भी रहे हैं, लेकिन विद्यार्थी काल से अब तक की जो इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में प्रोग्रेस की है उसको देखकर किसी को भी फक्र होगा, और मुझे तो इसलिए भी है क्योंकि ये मेरे विशेष विद्यार्थी रहे। वैश्य कॉलेज भिवानी में आप प्राइमरीली साइकोलॉजी के स्टूडेंट रहे, लेकिन साथ साथ ड्रामेटिक्स, डिबेट्स, डेक्लेमेशन, पोइट्री, इसमें भी इनका बड़ा प्रगाढ़ रुझान था। आइए आज वशिष्ठ जी की उस कॉलेज से लेकर अब तक की यात्रा के बारे में आज इन्हीं से बात करेंगे। वशिष्ठ जी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। आप आए और स्टूडियो में आज हमें इस बात का मौका मिलेगा कि हम आपकी पूरी जीवन वृत्तांत के बारे में जानेंगे। आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत। आदरणीय सर, मेरे स्वागत और आभार जैसी शब्दों की कोई ज़रूरत इसलिए नहीं है कि मैं तो आपका विद्यार्थी रहा हूँ। जो कुछ अच्छा बुरा कर पाया हूँ, सीख पाया हूँ, वो सब आप ही का दिया हुआ है। आपने बहुत अच्छा ही किया है। तो मैं चाहूँगा कि आप हमारी ऑडियंस को ये बताएं कि कॉलेज डेज से निकलने के बाद आपका साहित्य के प्रति जो इतना रुझान जो अब हम देख रहे हैं, जिसने आपको एक सफल लेखक के रूप में बाहर प्रस्तुत किया है, उसकी यात्रा कहाँ से शुरू हुई? सर, अगर मैं इस यात्रा की बात करूं तो थोड़ा सा मुझे और पीछे जाना पड़ेगा। जी। उन पारिवारिक स्थितियों को देखना पड़ेगा जिन्होंने मेरी रुचि साहित्य में पैदा की। जी। मेरे अपने घर का माहौल थोड़ा सा उर्दू की शेर व शायरी से जुड़ा हुआ रहा। जी। मेरे ग्रैंडफादर, जैसा कि उस जमाने के सारे बड़े बुजुर्ग, शायद आप भी अपने पिता या उन लोगों के बारे में देखें तो उन लोगों की यहाँ हरियाणा में इस क्षेत्र में शिक्षा दीक्षा उर्दू के माध्यम से बिल्कुल ठीक है। और उन लोगों में उर्दू शायरी के प्रति बहुत बड़ा शौक होता है, विशेष लगाव था। हाँ। और वो एक जमाना ऐसा था, बात बात पे लोग शेर कहते थे। यस। तो वो घरों का माहौल होता था। तो उस माहौल में हमने आंख खोली। मेरे चाचा विजेंद्र गाफिल, वो एक उन दिनों कोशिश कर रहे थे अच्छे शायर बनने की, तो वो सब सीख रहे थे। तो एक तो उस माहौल ने थोड़ी मदद की कि रुचि पैदा हो। उससे भी बड़ी विचित्र बात ये हुई, मैं 8वीं क्लास में पढ़ रहा था। 8वीं क्लास का बच्चा मुश्किल से 12-13 साल का होता है। उन दिनों मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे मेरे जन्मदिन पर एक बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक उन दिनों आई थी, प्रकाश पंडित का संपादन था, उर्दू की बेहतरीन शायरी। यस। उसमें उर्दू के लगभग सभी बड़े बड़े शायरों को लिया गया था। हाँ। और उनकी नज़में थीं, उनकी गजलें थीं, और वो देवनागरी लिपि में थी। बिल्कुल ठीक। तो पढ़ना आसान था। तो वो किताब मुझे उन्होंने दी। हाँ। और ये कहा कि थोड़ी बहुत समझ है तुम्हें, इसे पढ़ोगे तो ये समझ बढ़ेगी। यस। तो ये एक बड़ी पॉजिटिव बात हुई। उसके बाद थोड़ा बहुत मैं पढ़ने लगा। उस जमाने में आप जानते हैं लाइब्रेरियां थीं, उन लाइब्रेरियों में भी किताबें जाके हम लोग लेके पढ़ते थे। हाँ। और लोग उस जमाने का आज के माहौल में बड़ा फर्क है। लोग स्नॉबिश नहीं होते थे। एग्जैक्टली। अगर कोई व्यक्ति लाइब्रेरियन है और उसे लगा कि ये बच्चा पढ़ता है, हाँ, तो वो अपने रिस्क पर आपको अतिरिक्त पुस्तकें भी दे देता था। बिल्कुल ठीक है। तो वो एक बड़ा अच्छा सा जमाना था। तो वो स्थिति उत्पन्न हुई। उसके बाद थोड़ा सा एक ब्रेक आया एक तरीके से, जब मैंने मैट्रिक पास कर लिया उसके बाद से, कि मैं इस शेर व शायरी और साहित्य के माहौल से थोड़ा सा कटा। अच्छा। क्योंकि हर परिवार में आप जानते हैं, यहाँ हमने रेडियो बूस्ट पे तो बहुत सारे इस तरह के प्रोग्राम भी किए हैं। हाँ। कि माँ बाप तो अक्सर बच्चों को अपने आप से कुछ बनाना चाहते हैं। यस।
यस। वे क्या बनेंगे। ये जी। शेरो शायरी और साहित्य का पढ़ना तो फिजूल के हाँ। कामों में गिना जाता है। एक्स्ट्रा करिकुलर हाँ। एक्टिविटी है ये तो आप या। कर लें, कोई दिक्कत नहीं ठीक है, है। लेकिन इससे आपकी जिंदगी नहीं बनेगी। बिल्कुल ठीक। ये एक मान्यता थी। यस। और इस मान्यता के चलते ही हम दो भाइयों में से ये तय किया कि इसको डॉक्टर बनाएंगे, इसको इंजीनियर बनाएंगे। ठीक। और मुझे डॉक्टर बनाने के लिए ईयर मार्क कर दिया गया। ठीक है। और इतना ही नहीं, उस जमाने में हिंदू कॉलेज सोनीपत का बड़ा नाम था कि वहां पे मेडिकल की बड़ी अच्छी पढ़ाई होती है और वहां से डॉक्टर बहुत निकलते हैं। ठीक है। तो मुझे वहां भेज दिया गया। हम्म। तो लेकिन वो चूंकि अब रुचि नहीं थी तो नहीं थी, हम्म। मैं कह नहीं सकता था। हम्म। जो कुछ मैं कर सकता था किया। उस जमाने में मेडिकल कॉलेज में मेरा एडमिशन नहीं हुआ। हम्म। तो उसके बाद फिर लौट के वही हुआ कि फिर उस शायरी ने फिर बुला लिया मुझे। आप तो सर जानते ही हैं, वहां पे वैश्य कॉलेज भिवानी में Yes. प्रोफेसर सतनाम सिंह कुमार होते थे। एग्जैक्टली। और वो मेरे चाचा जी के मित्र भी थे, खुद शायर थे, शायरी के माहौल में रहते थे। यस। तो उन्होंने कहा कि इस बच्चे को हमारे पास भेज दो, इस साइकोलॉजी ऑनर्स से इसको ग्रेजुएशन कर ले। ठीक। तो मैं इस तरीके से वहां आया। Right. जब मैं वहां आया तो साइकोलॉजी ऑनर्स में ग्रेजुएशन में तो क्लासें थी ही, उतना बड़ा प्रेशर नहीं था। लाइब्रेरी से भी मैं जुड़ गया। आपको याद होगा एक मिस्टर सेठी होते थे, बिल्कुल। वो बड़ा स्नेह देते थे और पुस्तकें Yes. देते थे। उन्हीं दिनों एक अच्छी बात ये हुई कि आप तो पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते थे, वो विषय तो मेरे पास नहीं था। Yes. लेकिन आप ड्रामेटिक्स डिपार्टमेंट के इंचार्ज थे। यस। तो डिक्लेमेशन, डिबेट्स, पोएट्री, गजल गाना, ये सब करना, इन सब की चीजें आपके साथ जुड़ती थी। बिल्कुल। और एक अपना गेस्ट हाउस होता था उसमें Yes. वैश्य कॉलेज में, हाँ। जिसमें हम लोग ड्रामे की रिहर्सल भी करते थे और ये बिल्कुल सब ठीक। चीजें होती थी। बिल्कुल। तो 2-2:30 बजे के बाद अक्सर वहां पे आप आके बैठते थे और हम लोग जो तैयार करके आते थे सुनते थे, Yes. आप अप्रिशिएट करते थे। राइट। तो इस तरीके से मैं कहूंगा कि एक सीखना एक चीज को अलग बात होती है, उड़ान मिलना। तो एक वो उड़ान मिली, वो आप ही ने दी। और मैं जीवन भर इस बात को कहूंगा। और एक तरीके से जब आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कह देते हैं तो मैं शर्मिंदा हो जाता हूं, क्योंकि बेसिकली जो पेड़ आपने लगाया है, जी। वो पेड़ आपके सामने क्या बोलेगा। नहीं, ठीक है राजेश जी, वो सारी बात ठीक है, लेकिन आप देखो सैकड़ों विद्यार्थी होते हैं और बहुत से लोग सीखने आते हैं, लेकिन हर व्यक्ति वैसी डिस्टिंक्शन नहीं प्राप्त कर सकता। तो जो लोग डिस्टिंक्शन प्राप्त करते हैं उसके लिए फिर अध्यापकों को भी विशेष लगाव भी होता है और विशेष तौर पर उनके गुण का गान भी किया जाता है। तो आपकी बात पर आते हुए मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने लेखन का काम कब शुरू कर दिया? बात वहीं पर आ जाती है। जब मैंने ग्रेजुएशन किया, साइकोलॉजी ऑनर्स से ग्रेजुएशन किया, तो यूनिवर्सिटी में एक अच्छी पोजीशन थी और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने मुझे ऑफर किया कि आपको हम फी कंसेशन और स्कॉलरशिप पे आप कुरुक्षेत्र आके साइकोलॉजी में एमए कर लीजिए। लेकिन उसे मैंने छोड़ा। उन्हीं दिनों आकाशवाणी रोहतक में अनाउंसर की 2 पोस्ट निकली थी। तो मेरा और सुमित्रा हुड्डा, जो आज की चर्चित अभिनेत्री भूमि पेडनेकर की मां है और हरियाणवी की फिल्में भी उन्होंने की, तो हम दोनों का सिलेक्शन वहां हो गया। और वो अपने आप में एक मुझे स्टेज मिला कि मैं काम करूं। और बहुत बड़ी बात थी उस समय। जी। और वहां रहकर बहुत सारे लोग थे, वहां प्रोड्यूसर्स थे, आशा शुक्ला थी एक, बहुत ऐसे लोग थे जिन्होंने मुझसे कहा कि तुम में प्रतिभा है, तुम लिखो। वहां मैंने रेडियो के लिए नाटक लिखे, वहां मैंने रेडियो के लिए फीचर्स लिखे, कहानी, कविता, किसी भी मोमेंट के लिए लिखने की रुचि वहां पैदा हुई। उसके बाद 2 साल मैंने रेडियो में काम किया और 2 साल के बाद मुझे रेडियो में भी ये लगने लगा कि अब शायद यहाँ मैं बोर हो रहा हूँ, एक मोनोटनी आ गई है, कब तक ये आकाशवाणी रोहतक है कह के काम चलेगा। तो मैंने जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा तब ज्वाइन कर लिया था। और उसके बाद मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा जर्नलिज्म करूं और साथ साथ मैं अपनी आगे की पढ़ाई की जारी करूं। ठीक है। तो मैं वहां से जयपुर चला गया। जयपुर जाकर मैंने एमए ज्वाइन किया और जर्नलिज्म में पीजी में कर ही चुका था। वहां मैं राजस्थान पत्रिका के लिए लगातार काम करने लगा। और एक सबसे बड़ा एक ब्रेक जो एक तरीके से मिला, अमृता प्रीतम जी को उन्हीं दिनों यानी एक रिकॉग्निशन इतना बड़ा मिला कि ज्ञानपीठ पुरस्कार उन्हें उनका घोषित हुआ। तो जिस दिन ज्ञानपीठ पुरस्कार घोषित हुआ, कर्पूर चंद कुलिश मालिक भी होते थे राजस्थान पत्रिका के और एडिटर भी होते थे।
तो उन्होंने मैं बुला के कहा कि हम चाहते हैं कि इसे कवर किया जाए, कोई इसे इंटरव्यू करे। क्या किसी ने इन्हें पढ़ा है? तो मैं हालांकि बच्चों की कहानियां कंट्रीब्यूट किया करता था वहां पे, तो मैंने उनसे कहा कि मैंने उन्हें पढ़ा भी है और मैं उन्हें थोड़ा सा जानता भी हूँ। तो उन्होंने कहा आप ऐसा करिए, उस जमाने में डिलक्स बसें चलती थी, एसी नहीं होती थी, डिलक्स बसें होती थी, अच्छी बसें होती थी। आज आप रात की बस में बैठ जाइए और कल आप सुबह जाके उनसे इंटरव्यू करके लाइए। और पहली बार मुझे मतलब इतने पैसे मिले कि किसी ने मुझे स्पॉन्सर करके भेजा कि आप जाइए और फोटोग्राफर भी कर लीजिए और आप अच्छे से काम करके आइए। तो मैंने उस तरीके से सबसे पहला एक ऐसा असाइनमेंट अमृता प्रीतम जी का इंटरव्यू किया। और अमृता प्रीतम जी से उसके बाद लगातार मेरा जुड़ाव रहा। निर्मल वर्मा बहुत बड़े लेखक थे, उनसे जुड़ाव रहा। और उसके बाद फिर लगातार मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर मेरी पहली किताब 1983 में मुट्ठी भर लड़ाई उपन्यास है। राइट। और इस उपन्यास को उस जमाने में अच्छा रिकॉग्निशन मिला। लोगों की किताबें छपती नहीं थी, मेरी किताब अपने आप से जस्ट एक 23-24 साल के लड़के की किताब पब्लिशर अपने आप से प्रकाशित करे। आज की तरह डिजिटल किताबें भी नहीं छपती थी कि 200-250 का एडिशन छाप लिया। उस जमाने में तो कम से कम 1100-2100 का एडिशन छपता था। और वो किताब बिकी और चली। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि कंटिन्यूटी मेरे लेखन में नहीं आ पाई। क्यों नहीं आ पाई? क्योंकि मैं जाना चाहता था टीचिंग में, लेकिन परिस्थितियां नहीं थी। टीचिंग की ये तय हो गया था कि टीचिंग में एक खास तरह का गिरोह काबिज है और उसमें बड़ी मुश्किलें होंगी। उन दिनों बैंक्स में जॉब बहुत निकलते थे। ठीक है। तो बैंक में एज ऑफिसर मैंने ज्वाइन कर लिया। और शायद आज मैं महसूस करता हूँ हम अपने भाग्य को तो नहीं बदल पाते, जिस तरह से कुछ अच्छी चीजें जीवन में हुई वो शायद एक गलती थी, क्योंकि मैं उस बात के लिए बना नहीं था। लेकिन एक बार नौकरी में आ जाने के बाद नौकरी को बदलना बड़ा मुश्किल होता है। ये अलग बात है कि बैंक में रहकर भी मैं बैंक के पब्लिकेशंस से जुड़ गया, एज फैकल्टी मेंबर मैंने काम किया, पब्लिसिटी को मैंने देखा, हिंदी के जितने काम होते थे उनको मैंने देखा। तो उस तरीके से मैंने कंट्रीब्यूट किया। तो ये एक पृष्ठभूमि मेरी बनी। और दूसरी किताब जो इतने वर्षों के बाद आई वो सन 2004 में आई। ओके। वो किस नाम से? वो कविता देशांतर के नाम से आई। उसमें क्या था, कनाडा के पोइट्स से मैं जुड़ा हुआ था। उन दिनों कलकत्ते में हमने एक पत्रिका आरंभ की और वो पत्रिका बेसिकली काव्यम के नाम से हमने आरंभ की। वो कविता की पत्रिका थी। अच्छा। तो क्योंकि होता क्या है, कोई कीड़ा आप में घुसा होता है वो कभी मरता तो नहीं है। अभी भी जैसे आपके साथ मोहन राकेश के कितने ही नाटकों में काम किया, तो अब भी मेरे मन में एक इच्छा है, रेडियो के लिए नाटक मैंने लिखे कि मैं मंच के लिए भी नाटक लिखूं। लेकिन चूंकि इन दिनों आप एक स्थिति देख रहे हैं, मंचीय नाटकों का कोई खास भविष्य हिंदी में कम से कम नजर नहीं आता, इसलिए एफर्ट करने में थोड़ा सा हिचकिचाता हूँ। लेकिन फिर भी मैं जरूर करूंगा। तो 2004 में ये पहली किताब आई। तो उसके बाद से मैंने ये महसूस किया कि अब मुझे लगातार पढ़ना चाहिए, अपने आप को फिर अपडेट करना चाहिए, अप टू डेट रखना चाहिए। ठीक है। तो कुल मिलाकर कितने उपन्यास आपने लिखे? मुट्ठी भर लड़ाई पहला उपन्यास था। उसके बाद दूसरा उपन्यास आया याज्ञसेनी। वो महाभारत के द्रौपदी कैरेक्टर पर है। वो बहुत बड़ा उपन्यास है, लगभग 450 पृष्ठ का उपन्यास है। और उसमें द्रौपदी का चरित्र जो महाभारत में दिया है, वहां से तो एक एक थ्रेड बार इंफॉर्मेशन है। साथ साथ मैंने अपनी लिबर्टी भी ली है, क्योंकि आप जानते हैं लिबर्टी तो जब वाल्मीकि के बाद तुलसी आए, रामचरितमानस तुलसी ने लिखा तो उन्होंने भी अपनी लिबर्टीज ली, मैंने भी लिबर्टीज ली। तो दूसरा उपन्यास मेरा आया याज्ञसेनी के नाम से। उसके बाद कौन पब्लिशर था इसका? ये बेसिकली प्रलेख प्रकाशन ने उसका दूसरा एडिशन अभी छापा बंबई से, दिल्ली से। और ये अपने आप में अच्छा खासा बिका और अभी भी डिमांड में है, उसकी चर्चा हमेशा होती है। उसमें मैं इस एक तथ्य आपके सामने रखना चाहूंगा। उस उपन्यास में एक बड़ा अंतर ये था कि मैंने बहुत सारे चरित्रों को अपने तरीके से डेवलप किया। जैसे मूल महाभारत को अगर आप पढ़ेंगे तो आप हमेशा दया का भाव दिखाएंगे द्रौपदी के प्रति। क्या हुआ, पुत्र चाहते थे, पुत्र के साथ पुत्री भी आ गई, शी वाज अनवांटेड उस लेवल पर भी। उसके बाद विवाह हुआ तो 5 पति, जीवन में कभी सुख नहीं मिला। तो ये सारे तथ्य होते हुए भी मैंने ये महसूस किया कि अगर किसी ने इतना झेला है तो वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता। मैंने एक बड़े स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर में याज्ञसेनी को बुना।
और उसमें कई सारे ऐसे परिवर्तन किए, जैसे एक परिवर्तन मैंने किया जो मुझे कभी गले से नहीं उतरा। जब जुए में सारा राजपाट वे लोग हार जाते हैं, यहाँ तक कि द्रौपदी को भी हार जाते हैं, तो दुर्योधन द्रौपदी को बुलाते हैं अपनी सभा में और कहते हैं इन्हें नंगा कर दीजिए, क्योंकि तो गुलाम है हमारी, और राजा महाराजाओं के यहाँ तो दासियां नंगे होकर भी नाचें, जैसे का करें वे जैसा चाहे करें। तो वहां मूल महाभारत में स्थिति यह है कि वहां वो श्री कृष्ण को याद करती है और वे उसकी साड़ी को बढ़ाते चले जाते हैं। ठीक है, ये बात मेरे गले से कभी नहीं उतरी। मैंने हमेशा हर लेवल पर कोशिश की कि मैं घटनाक्रम को अवैज्ञानिक न होने दूं, क्योंकि एक इन दिनों एक बात बड़ी उठती है जो बड़ी अलग सी बात है। लोग कहते हैं कि ये माइथोलॉजी नहीं है। हम इन्हें जब मिथ कहते हैं तो जो इस समय की हिंदुत्ववादी सनातनवादी धारा के लोग हैं वे कहते हैं नहीं, ये माइथोलॉजी नहीं है। ठीक है, मैं इस बहस में नहीं पड़ता, लेकिन मैं कहता हूं आइए हम कोशिश करें कि ये माइथोलॉजी ना हो। हम इन्हें रियल कैरेक्टर्स की तरह से ही हम तैयार करें। तो रियल कैरेक्टर अगर आप बनाएंगे तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो इस तरह की लिबर्टीज मैंने ली। तो वहां क्या होता है, वहां याज्ञसेनी या द्रौपदी गांधारी को याद करती है। अब गांधारी का सूत्र क्या है जो महाभारत में नहीं है? गांधारी का सूत्र यह है कि जब द्रौपदी विवाह करके आती है हस्तिनापुर, तो गांधारी से उसकी भेंट होती है। ठीक है। तो गांधारी उससे कहती है कि तुमने 5 व्यक्तियों से विवाह क्यों किया? तो द्रौपदी कहती है कि मुझ पर बहुत तरह के दबाव डाले गए और नारद से लेकर और भीष्म पितामह सभी लोगों की मर्जी थी और मैं पसंद तो नहीं करती थी, लेकिन मैं इसका विरोध कर नहीं पाई। तो यहां गांधारी कहती है कि इस परिवार में धोखा तो एक परंपरा है। मैं गांधार जो आज आपका अफगानिस्तान है, वहां मेरे पिता का राज्य था। पहाड़ी क्षेत्र है, बहुत अनाज इत्यादि की उपज बहुत कम होती थी, मेरी प्रजा भूखी थी, तो हम लोग हस्तिनापुर से कई बार कर्ज लेते थे, सहायता लेते थे, और वो कर्ज हम पे इतना अधिक हो गया था कि हम चुका सकने की स्थिति में नहीं थे। मेरा भाई जुए का बहुत एक माहिर खिलाड़ी था। वो यहाँ आता जाता बैठता था और खास तौर पे युधिष्ठिर और दुर्योधन इन सब के साथ मित्रता का संबंध उसका था। तो उन्होंने कर्ज उतारने का एक रास्ता चुना कि मुझे नहीं बताया गया और मुझे यहाँ लेकर आया गया। आमतौर पे विवाह करने के लिए राजा महाराजा, लड़की वाले राजा कह जाते हैं बारात लेकर, लेकिन यहाँ उल्टा हुआ। यहाँ गांधारी को लेकर आया गया हस्तिनापुर और यहाँ उनका विवाह धृतराष्ट्र से कर दिया गया। पहली बार उन्हें पता तब लगा कि धृतराष्ट्र अंधे हैं जब सुहाग रात के दिन वो आते हुए ठोकर खाकर उसके सामने गिरे। जब उन्हें पता लगा और उसने विरोध करना चाहा, तो एक राजमहल में एक स्त्री की क्या औकात, लोगों ने आके उन्हें पकड़ लिया और लिटरली उनका कहना ये रहा कि मेरे साथ मेरी इच्छा के विरुद्ध संबंध बनाया गया। तो ये दुख मेरे मन में है और इस दुख से दुखी होकर कि मैंने आंखें होते हुए मैं अंधी हो गई, यानी हमारे साथ धोखा हुआ। ये जो पट्टी है ये किसी प्रेम की प्रतीक नहीं है। मैं धृतराष्ट्र से प्रेम नहीं करती कि वो अंधे हैं तो मैं अंधी रहना चाहती हूँ। ये उस धोखे का प्रतीक है और जिसको इस अवसर आएगा उस अवसर पर मैं इस पट्टी को खोलूंगी। तो मैंने अपने आंखों में पट्टी बांधी। तो ये इस घटनाक्रम को मुझे उससे जोड़ना पड़ा। तो यहां जब द्रौपदी को नग्न किया जा रहा है, उसकी साड़ी को चीरा जा रहा है, खींचा जा रहा है, तो यहां मेरी द्रौपदी हारती नहीं है। वो मेंस्ट्रुअल पीरियड में है, इसके बावजूद वो अपनी साड़ी अपने शरीर से लपेटकर जमीन पर लेट जाती है और जब उसे लगता है कि अब मैं नहीं इसे बचा पाऊंगी, तब वो गांधारी को चिल्लाती है और ये कहती है कि मां, आज वो समय आ गया है कि आप मुझे अपनी आंखों से देख लें और इस पट्टी को खोल दें। वहां गांधारी पट्टी खोल देती है और तब गांधारी ये कहती है कि अगर तुम इन्हें नग्न कर रहे हो तो आपका ट्रेडिशन है, मैं अपने कपड़े उतारना शुरू करती हूं। अगर तुम मेरे पुत्र होकर, तुम मेरे परिवार के लोग होकर इस स्त्री को नग्न देखना चाहते तो मुझे भी देखो। तो इस तरह की चीजें मैंने उसमें डाली और इस तरीके से उसको बुना। वो अपने आप में एक अलग तरह का कथानक बना। यहां तक के बाद में जब महाभारत समाप्त हो जाता है कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि से, मूल महाभारत में द्रौपदी लौट के चली जाती है हस्तिनापुर। मेरी द्रौपदी लौटकर नहीं जाती। मेरी द्रौपदी ये कहती है कि मैंने पूरा जीवन वन्य जीवन में लोगों की सहायता करने के लिए लगा दिया है, मैं वन में लौट जाऊंगी और वो वन में लौट जाती है। ये कथानक बना। तो रजेश्वर जी, आपका
ये जो साहित्यिक यात्रा का वृतांत है इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। तो अभी मैं अपने श्रोताओं के लिए आपसे एक अल्प विराम लेते हुए हम आपसे अगली कड़ी में और बात करेंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर।